Hello students, so today we are going to start with a new topic, that is ischemic heart disease. So friends, do you know about this, what is ischemic heart disease? If you know, please comment in chat box what is ischemic heart disease. I want to know what you know about this. Okay, if you can, so please do. So let's start with what is ischemic heart disease. ओके, सो पहले हमें डेफिनेशंस पढ़नी है इसकी. इसमें होता क्या है, ये कंडीशन क्या है. इट इज़ अ कंडीशन, okay, where vascular supply to heart is impeded by the atheroma of coronary arteries which lead to the ischemia. बेसिकली इस्कीमिया होता क्या है, हमने बहुत ही प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार सुना बोला है, ठीक है, कि क्या होता है, जो हमारी वेस्कुलर सप्लाई होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है. ब्लॉकेज होने की वजह से हमारी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस्कीमिया कंडीशन क्रिएट होती है. ओके, तो उसकी वजह से क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आते हैं, यहाँ पे हम मैनिफेस्टेशंस देख सकते हैं. फर्स्ट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस. ओके, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन अभी हम जानते हैं क्या क्या मैनिफेस्टेशन यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं इस्कीमिया की वजह से. ओके, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड सडन डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में. सो लेट्स स्टार्ट विद what is the pathophysiology about the ischemic heart disease. ओके, पहली कंडीशन क्या होती है, अगर फर्स्ट कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्कीमिया होने के चांसेस होते हैं. चांसेस नहीं, हम कह सकते हैं कि हो ही जाता है, ठीक है. अगर हमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है. किसकी वजह से, वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेक होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं. और कब एक आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लॉकिंग होती है. ब्लॉकिंग होने की वजह से प्रॉपर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता. अगर मान लीजिए हमने कोई एक नैरो पाइप लिया, उसमें हमने पत्थर डाल दिया. अब हम पत्थर हमने उस पाइप में डाल दिया, उस पाइप में अगर हम पानी डालते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो बहुत कम होगा. ओके, लेकिन जैसे हम उस पत्थर को वहाँ से निकाल देंगे, वैसे क्या होगा, वो प्रॉपर और हाई प्रेशर में जो ब्लड है वो फ्लो करेगा. तो वो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी कि अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इंजरी इन द लाइनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज. और बहुत वहाँ पे मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से एक टाइम पे अगर वो बर्स्ट हो जाते हैं, अपने आप ही बर्स्ट होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो वो क्या करते हैं, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमारी एंडोथेलियल सेल से मतलब लाइन होती है, तो वो उन ब्रेकेज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इसी वजह से वो एंडोथेलियल जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ वहाँ पे केमिकल्स रिलीज नहीं होते जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को मेंटेन करते हैं. और इस कंडीशन की वजह से फिर वहाँ पे माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज टू द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि फिर उस जगह पे उस जहाँ भी इंजरी है वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज माइग्रेट होने लगते हैं, आने लगते हैं. ओके, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन द ब्लड वेसल. वहाँ पे कई सारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से एक कोगुलेशन टाइप में कुछ मटेरियल इकट्ठा होने लगते हैं. और उसके वजह से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, और उस कंडीशन की वजह से एक कंडीशन इस्कीमिया क्रिएट होती है. ओके, मतलब कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाता है, और कह सकते हैं रिड्यूस भी हो सकता है. ओके, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के लिए, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी वहाँ पे अगर हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज यानी जो हमारी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं. तो उस आर्टरीज में अगर कहीं प्लेटलेट इकट्ठा हो गया या क्लॉटिंग हो रही है, ओके, थक्का सा जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो वहाँ उसकी वजह से भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती. कंप्लीट ल्यूमिनल ऑक्लूशन यानी कि कोई चीज़ एक जगह इकट्ठा हो गई है, ठीक है. ल्यूमिनल मीन्स जो आर्टरी का ल्यूमन है, होलो एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरह से प्लेटलेट इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है.
थर्ड कंडीशन होती है लोकल प्लेटलेट एग्रीगेशंस एंड द कोरोनरी आर्टरी स्पास। कई बार होता है मतलब कुछ टाइम मतलब टेम्पररी वहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठा हो जाता है, या फिर कोरोनरी आर्टरी स्पास में यानी जो हमारे आर्टरीज होती है वो टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता और पंपिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। ओके, मतलब कि वहाँ पे ब्लड आगे नहीं फ्लो पाता है। एग्रीगेशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ मीडिएटर, और जब वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है यानी इकट्ठा होती हैं वहाँ पे प्लेटलेट, तो उसकी वजह से कुछ और मीडिएटर रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं वहाँ पे वैसोस्पाज्म कर देते हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना। अब यहाँ पे नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी तक हमने तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से पढ़े कि मतलब वहाँ पे इस्कीमिया क्यों होता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे वैसोस्पाज्म मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे वैसोस्पाज्म मीन्स यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगे वो टाइट रिजिड हो जाएंगी, प्रॉपर वहाँ पे स्मूथनिंग नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा इजली। एम्बोलिज्म मीन्स होता है जब हमारी ब्लड क्लॉट जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं प्लेग, वो धीरे धीरे ब्रेक होके आगे की तरफ हमारे ब्लड फ्लो में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो दूसरी जगह जाकर दूसरे ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉक करने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शंस आती है ब्लड फ्लो में। थ्रोम्बोटिक डिसीज मीन्स वही वहाँ पे प्लेटलेट, अगर हमें प्लेटलेट जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में, ओके, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा ही कुछ प्लेटलेट बनना स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है ब्लड फ्लो में। ट्रॉमा है, कोई चोट लग गई हमें तो हमारी ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से वहाँ पे फिर से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। कंप्रेशन यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जा रहा है किसी भी रीजन से। ओके, स्टेनोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो हो गई हैं। स्टेनोसिस मीन्स नैरो होना। ओके, नैरो होने की वजह से भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और कम भी हो सकता है। ओके, आर्टराइटिस यानी हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये कॉजेस हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज के। अब इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, अगर मान लीजिए हमारे जो हार्ट मसल्स है वहाँ पे ये कंडीशन हो रही है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स यहाँ पे हार्ट डिसीज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे चेस्ट पेन का ये सिम्टम्स है एक तरह का, इसे हम डिसीज नहीं कह सकते, ये एक सिम्टम्स होता है। ओके, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और मतलब कि सडन ही हमारी जो मसल सेल्स सॉरी हमारी जो क्या कहते हैं हार्ट मसल्स है वहाँ पे थोड़ी सेल डेथ हो, एक पार्टिकुलर एरिया रीजन में क्या होता है सेल डैमेज होने लगती है, डेथ करने लगती है, इसीलिए हम उसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। मतलब कि कुछ टाइम से वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो फिर क्या होता है वो सेल डाई करने लगती है, तो उसी को हम उस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज, और यहाँ पे हो सकता है कि क्रॉनिक ये बहुत लॉन्ग टर्म डिसीज बन जाती है, यानी ये धीरे धीरे कंडीशन एक क्रॉनिक टाइप डिसीज हो जाती है, मतलब वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ओके, सडन कार्डियक डेथ, और कई बार अचानक ही कार्डियक डेथ हो जाती है, धीरे धीरे करके हमें पता नहीं चलता, लेकिन अचानक कार्डियक डेथ यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। नाउ व्हाट इज द एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस कम्स फ्रॉम द लेटिन, जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये लेटिन वर्ड से आता है। इट मीन्स टाइट चेस्ट पेन। टाइट चेस्ट पेन यानी कि हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस कॉमनली नॉन एज एंजाइना इज चेस्ट पेन ड्यू टू द इस्कीमिया। हम इसे ज़्यादातर एंजाइना बोलते हैं पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को, क्योंकि ये चेस्ट पेन होता है ड्यू टू द इस्कीमिया, यानी कि हमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, मतलब कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता हमारे टिश्यूज़ को, उसकी वजह से चेस्ट पेन होना कॉमन है। ओके, कंडीशन ऑफ रिड्यूस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम, यानी हमारी जो हार्ट की मसल्स मायोकार्डियम मसल्स होती हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन जैसी कंडीशन क्रिएट होती है।
Okay, this is usually happens because one or more of the heart's coronary arteries are narrowed or blocked. इसमें क्या होता है, इस्कीमिया में वही बोला है, इस्कीमिया क्यों होती है, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा आर्टरीज जो होती हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज, वो नैरो हो सकती हैं या फिर ब्लॉकिंग होने की वजह से वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा. पेन स्टार्टेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ऑन और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट. जो पेन है वो हो सकता है हमारे चेस्ट के सेंटर में भी हो, उसके बाद हो सकता है कि हमारे लेफ्ट साइड एरिया पे हो, फ्रंट में. ओके, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइना के. अब एंजाइना के टाइप्स क्या होते हैं. एंजाइना कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ओके, एंजाइना फर्स्ट इज स्टेबल और टिपिकल एंजाइना. ये स्टेबल और टिपिकल एंजाइना क्या होता है, इसमें एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें डिस्कम्फर्ट होती है हमें, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो हमें थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है. ओके, मीन्स हमें प्रॉब्लम होती है हमारे चेस्ट में. अनस्टेबल एंजाइना, इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ चेंज इन एंजाइना एपिसोड अकरिंग एट द रेस्ट. जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं फिर भी अगर हमें चेस्ट जैसी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन जैसी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एंजाइना के लक्षण है. ओके, ड्यू टू रप्चर ऑफ द एथ्रोमेटस प्लेग अट्रैक्टिंग प्लेटलेट डिपोजिशन एंड प्रोग्रेस ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी. मतलब कि इसमें क्या होता है, हम रेस्ट कंडीशन पे हैं लेकिन उस रेस्ट कंडीशन में भी अगर हमें चेस्ट पेन हो रहा है तो कारण हो सकता है कि जो हमारा प्लेग है वो क्या हो रहा है, वो ब्रेक होके वो और भी प्लेटलेट को इकट्ठा कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्लेटलेट डिपोजिशन होने की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पे हमारी कोरोनरी आर्टरीज में ऑक्लूजन हो रहा है, यानी कि जो प्लेटलेट है वो इकट्ठा होते जा रहे हैं. ओके, और फिर वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाता है आगे की तरफ और हमें चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं रेस्ट कंडीशन में भी. थर्ड इज वेरिएंट एंजाइना. वेरिएंट एंजाइना, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ एंजाइना कैरेक्टराइज बाय द पेन एट रेस्ट. यानी कि हमें इसमें भी जब हम रेस्ट कंडीशन में होता है तो पेन होता है. इट इज़ मेनली ड्यू टू द सडन वेसोस्पाज. और ऐसा क्यों होता है, ये अचानक हमारी जो वेसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, रिजिड होने की वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ये एक एक्यूट कंडीशन कह सकते हैं. ओके, और ये होता क्यों है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है. अब यहाँ पे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एंजाइना के लिए, मतलब एंजाइना किन किन कारणों से हो सकता है. जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर से हम सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ है, ओके, पुअर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, स्मोकिंग, लो फिटनेस, ओबेसिटी है, हाई सॉल्ट इनटेक है, एक्सरसाइज, एक्सेसिव अल्कोहल यूज़. ओके, हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन एंजाइना के लिए रिस्क फैक्टर कहलाती हैं. कुछ साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे हम देख सकते हैं. प्रेशर इन द चेस्ट, हमारे चेस्ट में प्रेशर जैसा फील होगा. ओके, स्प्रेडिंग पेन, फिर धीरे धीरे हमारे पूरे जो ऊपर पूरा चेस्ट का अपर एरिया होगा वहाँ पे पेन का धीरे धीरे हमारे बाजुओं में, आर्म्स में, ओके, नेक के पास पेन होगा. इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एंजाइना के ही सिम्टम्स हैं. लाइट हेडनेस होगा, स्वेटिंग होंगी, ओके, नोजिया यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होगी. अब देखते हैं हम यहाँ पे साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. सिम्टम्स टिपिकली स्टार्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस. और ये सिम्टम्स ज़्यादातर तब आते हैं जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस में हैं. ओके, लाइक एंग्जाइटी होगा, ब्रीथलेसनेस फील होगा हमें. ओके, क्रशिंग, टाइट ग्रिपिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा किसी ने चेस्ट पे को जकड़ लिया है ना. डिस्कम्फर्ट कैन रेडिएट इनटू आर्म्स. अब जो पेन है वो हमारे आर्म्स, जॉ, टीथ, ओके, ईयर्स, स्टमक, इन सब एरिया में हमें पेन होना फील होगा. ओके, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, पेन, फेंटिंग, यानी कि हमारे जो हाथ पैर हैं उन नमनेस हो जाएंगे, यानी वहाँ पे ऐसा लगेगा हमारे हाथों पैरों में जान नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं. हैवी प्रेसिंग सेंसेशन ऑन द चेस्ट, ऐसा लगेगा हमारे चेस्ट पे कोई प्रेस कर रहा है. इंक्रीज हार्ट रेट, ओके, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है. लाइट हेडनेस होगा, थोड़ा बहुत सिर में दर्द होगी. पाल्पिटेशन, यानी जो हमारी पल्स नसें हैं, जो वेसल्स हैं, उनमें पाल्पिटेशन ज़्यादा होने लगेगा. ओके, बीटिंग हम कह सकते हैं. स्वेटिंग होगी. ओके, अब इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हमने पीछे अभी वैसे भी पढ़ लिया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार. एंजाइना अकर्स व्हेन कार्डियक वर्कलोड इंक्रीज, सो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड.
जो एंजाइना होता ही क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्डियक वर्कलोड है वो इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारी कॉरोनरी आर्टरीज है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ओके, और क्यों क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, यानी वहाँ पे नैरोइंग हो गई हमारी कॉरोनरी आर्टरीज की। ठीक है, नैरोइंग यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोसिस बट में रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी स्पाज्म और कोरोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही नैरोइंग हो रही हो सकता है वहाँ पे वेसोस्पाज्म हो, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें जो क्लॉट्स है वो मूव कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर आरबीसीज मूव नहीं कर पा रही हैं, उन्हें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं ब्लड फ्लो करने में। ए डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई एज इन सीवियर एनीमिया और हाइपोक्सिया कैन प्रेसिपिटेट एंजाइना। और अगर मतलब ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जा रहा है किसकी वजह से, या फिर हमें सीवियर एनीमिया है, एनीमिया यानी हमें आरबीसीएस की कमी है, तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में कम है, उसकी वजह से भी इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, एज द मायोकार्डियम बिकम्स इस्कीमिक, मतलब कि अगर हमारा जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो स्कीमिक हो जाती है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या कंडीशन होंगी, ईसीजी एबनॉर्मलिटीज अपीयर्स। ओके, हम जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखेंगे वहाँ पे ग्राम होता है, यानी वो ग्राफ होता है, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरह की कंडीशन देख सकती है। एंड वेंट्रिकुलर फंक्शंस डिटेरियोरेट्स, या फिर हमारी जो हार्ट की वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं वो वहाँ पे कोई डिटेरियोरेशंस हैं, यानी वहाँ पे कोई डैमेजिंग हो रही है, उस वजह से भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। ओके, यहाँ पे हम कंडीशन देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे प्लेग इकट्ठा होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होती चली जा रही है, और अल्टीमेटली अनस्टेबल एंजाइना होगा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और अल्टीमेटली डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना इज परफॉर्म व्हेन चेस्ट पेन अकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रेस्ट। और जो डायग्नोसिस हम जब भी करते हैं एंजाइना में, जब हमें हमारे एक्सरसाइज और रेस्ट कंडीशन में भी हमें चेस्ट पेन होता है। ओके, दीज आर द क्लिनिकल टेस्ट फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द एंजाइना। यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जो हम कर सकते हैं, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वजह से हम उसका ग्राफ निकाल लेंगे, है ना। और स्ट्रेस टेस्टिंग, हम स्ट्रेस का कंडीशन देखेंगे हमारी बॉडी में किस तरह की स्ट्रेस कंडीशन है। एंजियोग्राफी यानी कि हम अपने जो कॉरोनरी आर्टरीज है जहाँ भी ब्लॉकिंग के चांसेस हमें दिख रहे हैं वहाँ पे हम एक नैरो पाइप एंटर करते हैं विद कैमरा, और वहाँ से हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारी किस आर्टरी में कहाँ पे किस तरह की ब्लॉकिंग है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी हम यहाँ पे किसी तरह की मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन हम अपने एक्शन से इसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टॉप स्मोकिंग। ओके, अपनी स्मोकिंग को हमें स्टॉप करना है। लिमिट अल्कोहल इंटेक को भी कम करना है। ओके, लूज वेट, अगर ओवर वेट है तो वेट को लूज करना है। फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है विद इन द पेशेंट्स लिमिटेशंस। ओके, और डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें उसे फिजिकल एक्टिविटी करवानी है। लिमिट इनटेक ऑफ फूड रिच इन द फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, और हमें वो फूड डाइट कम लेने हैं जिसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, कंट्रोल स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है जिससे हमें रिलैक्स फील हो। कंट्रोल अदर को डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड एनीमिया, और हमें इस तरह की भी कंडीशन को कंट्रोल करना है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया जैसी कंडीशंस को भी। ओके, अब यहाँ पे कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, यानी कुछ मेडिसिन वगैरह है, लेकिन यहाँ पे हमने एक निमोनिक लिया है ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है अगर हमें ट्रीट करना है अपने एंजाइना को, इस तरह की डिसीज़ को। ओके, फर्स्ट इज ABCDE। ए से मीन्स एस्पिरिन एंड एंटी एंजाइनल
थेरेपी, यानी कि यहाँ पे हम एस्पिरिन देंगे, यानी वो जो क्लॉटिंग है उसे ब्रेक कर देगा और इसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह की मेडिसिन होती है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करती है। एंड द ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, सिगरेट स्मोकिंग को कंट्रोल में लाना है, एंड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है। डी से डाइट, डायबिटीज़, इन दो चीज़ों को मेंटेन करना है। फिर हमें ई से एजुकेशन, यानी कि अपनी एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना है कि हर किसी को नॉलेज हो इसके बारे में, जिसकी वजह से वो प्रिवेंशन कर सके। ओके, एंड एक्सरसाइज तो हर कंडीशन में करनी ही है। ओके, thank you so much. I hope you will understand very well. And I want to say one thing, that prevention is much better than the cure. Okay, so thank you so much.